ओम बागी दयानंद। 8वां भाग। गोरक्षा आंदोलन। ऋषि दयानंद को राजद्रोही कहा जाने का एक बड़ा कारण उनके गोहत्या को लक्ष्य करके सत्यार्थ प्रकाश में लिखे गए ये वचन थे। पहला, भारत की दुर्दशा गोहत्यारे विदेशी शासकों के कारण हो रही है। दूसरा, जब आर्यों का राज्य था तब महोपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे जाते थे। तब आर्यावर्त और अन्य देशों में मनुष्य आदि प्राणी बड़े आनंद में बरतते थे। जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में आकर गौ आदि पशुओं को मारने वाले मद्यपायी राज्याधिकारी हुए हैं, तब से क्रमशः आर्यों के दुख की वृद्धि होती जा रही है। इस संदर्भ में अंतिम वाक्य में स्वामी जी ने विदेशी शासक मुसलमानों तथा अंग्रेजों को मांसाहारी और मद्यपायी बतलाकर लिखा कि जब से इनका शासन हुआ है तब से इस देश में रहने वाले के दुखों में वृद्धि होती जा रही है। तत्कालीन सरकारी अधिकारियों की दृष्टि में यह वाक्य स्पष्ट रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की भावना को जगाने वाला था। इतना ही नहीं, आगे चलकर दयानंद को राजद्रोही घोषित करने का एक आधार यह भी था कि उन्होंने गोरक्षा के आंदोलन को पुष्ट करने के लिए गो करुणा निधि नाम से एक स्वतंत्र ग्रंथ की भी रचना की थी। उसमें उन्होंने गो हत्यारों के प्रति सत्यार्थ प्रकाश की अपेक्षा कहीं अधिक कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। गोहत्या के कारण वे इतने दुखी थे कि उस दुख के अतिशय के कारण मानो उन्हें परमेश्वर की दया और न्याय में भी संदेह हो गया था। अजमेर में कर्नल ब्रुक्स से बातचीत करते हुए स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि यदि गोहत्या बंदी नहीं होगी तो 1857 को फिर दोहराया जा सकता है। अंग्रेज सरकार को गोकरुणा निधि में राजद्रोह की गंध आने लगी थी। ऋषि दयानंद की योजना थी कि गोवध निषेध के निमित्त 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षरों से युक्त एक ज्ञापन महारानी विक्टोरिया को भेजा जाए, किंतु स्वामी जी के निधन के कारण यह योजना कार्यान्वित न हो सकी। ऋषि दयानंद द्वारा संस्थापित आर्य समाज को राजद्रोही समझा जाने का एक बड़ा कारण यह था कि यह गोरक्षा के लिए प्रचंड आंदोलन करने वाली संस्था है और वह समूचे भारत में गोवध बंद कराना चाहती है, और वह गोवध का प्रधान कारण गोभक्षक विदेशी शासकों को समझती है, इसलिए देश से उनका शासन हटाना चाहती है। जहां तक स्वामी दयानंद का संबंध है, उन्होंने मुख्यतः आर्थिक कारणों के आधार पर गोरक्षा पर इतना बल दिया था और गोकृष्यादि रक्षणी सभा की स्थापना की थी, परंतु सर वेलेंटाइन शिरोल जैसे पत्रकारों के विचार में स्वामी दयानंद ने गौ के प्रति सब हिंदुओं में सामान्य रूप से प्रचलित श्रद्धा और अवध्यता की भावना का लाभ उठाते हुए हिंदुओं को गोवध निषेध के माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध राजद्रोह के लिए एक मंच पर संगठित करने का प्रयास किया। लंदन के टाइम्स ऑफ इंडिया के विशेष संवाददाता वेलेंटाइन शिरोल की प्रसिद्ध उक्ति है, वेरेवर देर इज आर्य समाज देर इज अनरेस्ट, अर्थात जहां भी आर्य समाज है वहां अशांति है। पूर्वोक्त सेंट्स द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के गुप्तचर विभाग के निदेशक क्लीवलैंड ने भारत सरकार को 1910 में लिखा, In my opinion, the Arya Samaj is the most dangerous anti-British movement in India. It attacks social, religious and political convictions, converts unrest and discontent into dissatisfaction and unites many different classes on a national, all India and distinctly anti-British basis.
We have now arrived at the stage when police and probably the army also think that sedition has been and must be inherent in the system and aims of the body of the आर्य समाज। भारत सरकार के क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के निदेशक स्टीवनसन मूर के निरीक्षण में 1912 ईस्वी में आर्य समाज के राजनीतिक स्वरूप को सिद्ध करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें उन सभी प्रमाणों को इकट्ठा किया गया था जो सरकार की ओर से इस संस्था को राजद्रोही सिद्ध करने के लिए दिए जा सकते थे। उनमें से कतिपय इस प्रकार थे। 1. स्वामी दयानंद सदा आर्यावर्त के पुनरुज्जीवन पर बल दिया करते थे। देशभक्ति और राष्ट्रीयता शब्दों का लगातार प्रयोग करते थे। एक बार एक पादरी से उन्होंने कहा था कि मुझे यह दिखाई दे रहा है कि अब आपके पतन के दिन निकट आ रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि उनके विचार प्रधान रूप से राजनैतिक थे। 2. सन 1897 में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर मैकवर्थ यंग ने वायसराय एल्गिन को अपने प्रांत में असंतोष के विकास के कारणों पर प्रकाश डालते हुए एक पत्र में लिखा था, समाचार पत्रों के अतिरिक्त प्रांत में कुछ अन्य ऐसी एजेंसियां भी हैं जो सरकार के विरुद्ध मिलकर संगठन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। कांग्रेस तथा इसके नीचे के विभिन्न संगठनों का उद्देश्य ऊपरी तौर से तो राजनीतिक और धार्मिक विचारों का प्रसार है, किंतु अनेक संगठनों में ऐसे व्यक्ति हावी है जो ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध का भाव रखने वाले हैं। पंजाब की ऐसी संस्थाओं में आर्य समाज का नाम उल्लेखनीय है। यद्यपि आर्य समाज में सरकारी सेवा करने वाले अनेक व्यक्ति हैं, फिर भी इसकी प्रवृत्ति सामान्य रूप से विद्रोहपूर्ण है। 3. ईस्वी सन 1899 के लगभग पंजाब में आर्य समाजी खुले रूप में अपने सार्वजनिक भाषणों में राजद्रोह की चर्चा करने लगे थे। लाला मुंशीराम और पंडित रामभज दत्त ने गुजरात, सियालकोट और गुजरांवाला में गुरुकुल की स्थापना के लिए धन संग्रह करते हुए जो भाषण दिए थे, उनमें सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा गया था कि सिपाही बड़े बेवकूफ है जो 7-8 रुपए मासिक वेतन पर जान देने के लिए सेना में भर्ती होते हैं, किंतु जब वे गुरुकुल से पढ़कर निकलेंगे तो इन बातों को अच्छी तरह समझ लेंगे। 1903 में झंग में गुरुकुल कांगड़ी के लिए व्याख्यान देते समय लाला मुंशीराम ने इसी तरह की बातें कही थी। 4. मई 1906 में कांग्रेस के डेपुटेशन में प्रतिनिधित्व करने के लिए इंग्लैंड जाने से पहले मई 1906 में लाला लाजपत राय ने एक व्याख्यान दिया था। उसमें उन्होंने बड़ी आपत्तिजनक बातें कही थी। भारत से बाहर बोस्टन में भी दिए गए उनके भाषण भी आपत्तिजनक थे। उनमें भारत के अकालों और महामारियों का सारा दोष अंग्रेज सरकार पर डालते हुए यहाँ तक कहा गया था कि भारत सरकार की वित्तीय नीति भारतीय उद्योग धंधों को चौपट करने वाली है। देश निर्वासन के बाद मांडले से लौटने के बाद भी उन्होंने कहा था कि उनके आदर्श और विश्वास वैसे ही हैं। 5. खुफिया पुलिस ने सरकार को ऐसी अनेक सभाओं की रिपोर्ट दी थी जिनमें आर्य समाजी बड़ी संख्या में शामिल होते थे। यहाँ तक कहा गया था कि सरकार के विरुद्ध प्रचार करने के लिए आर्य समाज ने वैतनिक प्रचारक रखे हुए हैं। अप्रैल 1908 में लायलपुर आर्य समाज के तीसरे वार्षिकोत्सव पर हुए व्याख्यानों में इस बात पर बल दिया गया था कि हिंदू तथा मुसलमान अपने स्वाभाविक शत्रु ब्रिटेन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए एक हो जाएं, और लोगों से अपील की गई थी कि वे विदेशी चीनी का प्रयोग न करें। 6. दिनांक 10 जून 1906 को लाहौर के आर्य समाजियों ने वहां के एक प्रमुख आर्य समाजी भगत ईश्वर दास के घर पर एक गुप्त बैठक की थी।
इसमें यह कहा गया था कि सरकार सिखों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश कर रही है। इस पर यह निश्चय किया गया कि अमृतसर आदि केंद्रों में इस दृष्टि से सिख प्रचारकों को भेजकर सिखों को सरकार की नीति समझाई जाए और यह बताया जाए कि उनका हित हिंदुओं के साथ मिलकर रहने में ही है। 7. केंद्रीय गुप्तचर विभाग की ओर से भारत सरकार को पंजाब के संबंध में भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया था कि 1907 में आर्य समाज की ओर से लाला हंसराज के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर डेंजिल इबटसन से मिला था और उसने यह बताया था कि पंजाब में हो रही राजद्रोही घटनाओं से आर्य समाज का सामूहिक रूप से कोई संबंध नहीं है। फिर भी इबटसन ने इस बात को इसलिए नहीं माना कि प्रांत के सभी डिप्टी कमिश्नरों ने इसके सर्वथा विपरीत रिपोर्ट दी थी। इसके आधार पर उसने भारत सरकार को सूचित किया था कि जहां कहीं आर्य समाज है वह राजद्रोह का केंद्र है। Wherever there is आर्य समाज there is sedition। लाला लाजपत राय का राजद्रोही होना तो सर्वविदित है। DAV कॉलेज लाहौर के प्रोफेसर भाई परमानंद के घर की तलाशी में बम निर्माण की विधि बताने वाली एक पुस्तक मिली है और अजीत सिंह के लिए चंदा इकट्ठा किए जाने के कुछ प्रमाण मिले हैं। 8. लायलपुर में शहरी बस्ती विधेयक कॉलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध चलाए जाने वाले आंदोलन के प्रमुख आर्य समाजी ही थे। 21 अप्रैल 1907 के अंत में जब लाला लाजपत राय जी लायलपुर की एक सभा में भाषण देने पहुंचे तब वहां उस समय के प्रसिद्ध आर्य समाजी नेता सरदार अजीत सिंह, जो अमर शहीद भगत सिंह के चाचा थे, का भाषण हो रहा था। लाला लाजपत राय जी ने इस कानून के विरुद्ध भाषण देते हुए घोषणा की कि भारत भूमि के स्वामी हमारे बाप दादा थे और अब हम उसके स्वामी हैं। अंग्रेजों को हमें उससे वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है। लाला जी के इस भाषण से बड़ा जोश फैल गया। लाला जी के बैठते ही बांके दयाल ने स्वरचित प्रसिद्ध गीत पगड़ी संभाल जट्टा गाया और जनता से गवाया। इस गीत का अविकल रूप इस प्रकार है। चलाए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा, ये है तेरी कमाई। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बेबस होना ऐसे, तू है भारत माँ का बेटा, भूल गया ये कैसे। हो नहीं तू अकेला, 80 सारे तेरे नाल होए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल होए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल होए। इस गीत में जट्टा शब्द से किसान मात्र अभिप्रेत है। यह गीत शीघ्र ही वंदे मातरम की तरह पंजाब का राष्ट्रगीत बन गया।
इस गीत में हिंदू, मुसलमान तथा सिख सबको मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने की प्रेरणा देते हुए कहा गया कि इस नए कानून से जाटों की सारी इज्जत धूल में मिल रही है। उन्हें अपनी पगड़ी अर्थात इज्जत की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस गीत के बाद चौधरी शहाबुद्दीन 1886 में लाहौर में स्थापित डीएवी स्कूल के और इस प्रकार स्कूल के प्रिंसिपल लाला हंसराज जी के भी प्रथम विद्यार्थी तथा कालांतर में पंजाब असेंबली के स्पीकर रामभज दत्त चौधरी और सरदार अजीत सिंह के भाषण हुए। अंत में लाला लाजपत राय का अत्यंत प्रभावशाली भाषण हुआ, परंतु उस सभा में सबसे अधिक जोशीला भाषण अजीत सिंह का था, जिसने श्रोताओं को अंदर तक हिला दिया। उस जलसे में भारी संख्या में सरकारी अफसर तथा सिपाही उपस्थित थे, किंतु किसी की भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं पड़ी। दयानंद जन्मजात क्रांतिकारी था। स्वभावतः उसके अनुयायी भी उसी मार्ग के अनुगामी थे। स्वामी जी ने सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना राजकोट में की थी। उसी समय ब्रिटिश सरकार ने बड़ौदा नरेश को गद्दी से उतार दिया। आर्य समाजियों ने महाराजा का समर्थन किया। काठियावाड़ की रियासतों में ब्रिटिश हितों की रक्षा करना वहां पर नियुक्त वायसराय के प्रतिनिधि जेम्पील का दायित्व था। वह आर्य समाज के नाम से बिदकता था, इसलिए वहां आर्य समाजियों के साथ बड़ा क्रूर व्यवहार किया गया। फलतः राजकोट का आर्य समाज 6 मास से अधिक न ठहर सका। क्रमशः